नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि आगामी 19 नवंबर को महोबा जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है। पीएम नरेंद्र मोदी की रैली को देखते हुए जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। रैली में भीड़ जुटाने के लिए भाजपाइयों के साथ साथ जिला प्रशासन भी लगा हुआ है। आसपास के जिलों से भीड़ लाने के लिए 1600 रोडवेज बसों का जुगाड़ किया जा रहा है। डीएम मनोज कुमार ने परिवहन विभाग के प्रबंधन निदेशक को पत्र लिखते हुए 18 नवंबर को बसें उपलब्ध कराने के लिए कहा है, जिसका खर्च सिंचाई विभाग खुद वहन करेगा। आपको बता दें 19 नवंबर को पीएम मोदी पुलिस लाइन के पास बने ग्राउंड से बुंदेलखंड की सबसे बड़ी अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण करने वाले हैं। रैली में महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट के योजनाओं के लाभार्थी आमजन पीएम को सुनने के लिए पहुंचेंगे। इन जिलों से लोगों को लाने और घर वापस पहुंचाने तक के लिए डीएम मनोज कुमार ने राज्य सड़क परिवहन के प्रबंधक निदेशक को पत्र भी लिखा है। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण किया जाना है, तो वहीं आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा योजना का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस योजना से जनपद हमीरपुर, महोबा और बांदा के 168 गांवों के लगभग 1.5 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। तो वहीं किसान इस योजना के शुरू होने से किसानों में खुशी की लहर देखी जा रही है। महोबा से इसराइल कुरैशी। झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई के जन्मोत्सव का झांसी जलसा आज से शुरू हो गया। इस 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व और सेना की शस्त्र प्रदर्शनी का शुभारंभ रक्षा मंत्री ने खुद किया है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत इन 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, सेना में महिलाओं के लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं। हमारी सरकार ने सेना के तीनों अंगों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की। दुर्भाग्य से आजादी के बाद महिलाओं को राष्ट्र की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर नहीं मिला, लेकिन अब स्थितियां तेजी से तब्दील हो रही हैं। झांसी की जब चर्चा होती है तो भारत के 100 पराक्रम वीर और वीरांगनाओं की धरती के रूप में झांसी को एक पहचान मिलती है। यह वर्ष झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का 193वां जन्मदिन का है और इस आयोजन को देश के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ जोड़ करके और भी अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने का जो प्रयास हुआ है और रक्षा मंत्रालय और राज्य शासन ने मिलकर के इस कार्यक्रम को आम जन के साथ जोड़ने का जो प्रयास किया है, हर नागरिक के मन में राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव पैदा हो, राष्ट्रभक्ति का भाव हम सबके मन में पैदा हो और हर भारतीय का एक दायित्व बने कि राष्ट्र रक्षा हम सबका मूल धर्म है। राष्ट्र धर्म ही हमारा धर्म है। इस धर्म का पालन करके ही हम न केवल अपने वर्तमान को बल्कि आने वाले भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं। जब मैं देश का गृह मंत्री था तो मैंने एक एडवाइजरी भी सभी राज्यों को जारी की थी कि सभी राज्यों को यह प्रयत्न करना चाहिए कि पुलिस के अंदर भी कम से कम 35% महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए था, कुछ होना चाहिए। यह आदेश हमने उस समय जारी किया था। हिंदुस्तान के कई राज्यों में भी पुलिस फोर्स में महिलाओं का प्रतिशत तेजी के साथ हो रहा है। अब सेना में भी महिलाओं के लिए हर वर्ग दरवाजे खोले जा रहे हैं। हमने सेना के तीनों अंगों में महिलाओं की भागीदारी मेरे बहनों भाइयों बढ़ाई है। सैनिक स्कूलों में बच्चों का को एडमिशन भी किया जा रहा है। अब तो पूरे में मौजूद। यही तो वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के प्रति सचमुच हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो वहीं लखनऊ में आज भाजपा की घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक आयोजित हुई। उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने आज इस बैठक की अध्यक्षता करी। सुबह 11 बजे बैठक बुलाई गई थी। घोषणा पत्र समिति की इस पहली बैठक में विधानसभा चुनाव 2022 के घोषणा पत्र को लेकर विशेष तौर पर चर्चा की गई है, जिसमें रीता बहुगुणा जोशी समेत तमाम जो सदस्य थे वो मौजूद रहे। आपको बता दें 3 दिन पहले ही इस कमेटी का गठन हुआ है।
चलिए, ब्यूरो चीफ हमारे साथ में जुड़ चुके हैं अनिल के अंकुर, ग्राउंड जीरो यानी कि राजधानी लखनऊ से। अनिल जी, जिस तरीके से ये मीटिंग हुई है, ये मीटिंग कहां पर अटेंड हुई, कौन कौन इस मीटिंग में शामिल था, किस तरीके की ब्रीफिंग हुई है? देखिए, आप बता दें कि ये बैठक हुई थी आज सुबह मुख्यमंत्री आवास के बाद बैठक शुरू हुई। इस बैठक में वो सभी लोग शामिल थे जो इसके मेंबरान समिति है, उस सारे मेंबर्स मौजूद थे। उसमें बैठक में जो अहम मुद्दे रहे हैं वो ये रहा कि उत्तर प्रदेश के मौजूदा जो चुनाव होने वाले हैं 2022 में, इनमें क्या क्या जरूरतें ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी से जनता को अपेक्षा है, उन मुद्दों को शामिल किया जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अनिल जी, सुरेश खन्ना के आवास पर ये जो बैठक चल रही थी, इस बैठक में क्या एजेंडे सेट हुए हैं आगामी? इनके बैठक में, आज की बैठक में, आज ये पहली बैठक थी, चुनाव समिति की पहली बैठक थी। इस चुनाव समिति की बैठक में ये तय हुआ है कि जो मेंबर है उस सारे मेंबर एक के वो सारी चीजें इकट्ठा करें कि आखिर जनता की डिमांड क्या है, जनता उनसे क्या अपेक्षा करती है, और वो सारे आंकड़े, जैसे आप बता दें, जैसे कर्मचारियों के मामले हैं, कर्मचारियों की भर्ती के मामले हैं, ये सारे मामले होंगे, ये जो एजेंडे में शामिल होंगे, कर्मचारियों की भर्ती से लेकर के, और जो स्वास्थ्य कर्मचारी लगातार डिमांड कर रहे हैं उनके भी मामले इसमें रखे जाएंगे। यानी कि पूरी तौर से एजेंडा ये है कि हर कर्मचारी अपने हर कार्यकर्ता और जो उसका जो मेंबर है इसका, वो अपने लाएगा, उस घोषणा पत्र में शामिल करने का प्रस्ताव लाएगा। अगली बैठक जो बुलाई गई है वो कब होगी अनिल जी, और जिस तरीके से अगली बैठक बुलाई गई है उसमें किन दस्तावेजों के साथ तमाम सदस्यों को बुलाया गया? देखिए, जो अगली बैठक है वो 4 दिन बाद, उन्होंने कहा कि 4 दिन के अंदर प्रस्ताव पेश कर दें, तो उसके बाद बैठक की तारीख तय की जाएगी। वो तारीख तय नहीं की है, और जैसे इसके प्रस्ताव जाएंगे उसके बाद बैठक के अगली बैठक तय कर दी जाएगी, और अगली बैठक में इसमें सारे पदाधिकारी होंगे। ऐसा समझा जाता है कि अगली बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। आपको बता दें, अगली बैठक की तारीख 4 दिसंबर सुनिश्चित हुई है, और इसमें जो तमाम सदस्य शामिल हुए हैं उनको कहा गया है कि रिपोर्ट लेकर के मौजूद हो। साथ में जो घोषणा पत्र तैयार होगा उसमें एजेंडा सेट हुआ है कि दलितों पर और युवाओं पर विशेष फोकस रहने वाला है, यानी कि दलितों को और युवाओं को साधने की रणनीति बीजेपी ने तैयार की है। दूसरी तरफ विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष यानी कि लाल पीला 22 के लिए संदेश है, क्या कर रहा है? आजमगढ़ के सांसद और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की आज गाजीपुर में जनसभा हुई। इस दौरान अखिलेश यादव, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और अन्य नेताओं ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होकर रहेगा, इसका समाजवादियों ने सपना देखा था। तो इसके बाद गाजीपुर से अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ जाएंगे, जहां 15 स्थानों पर उनकी इस यात्रा का स्वागत हुआ है। आपको बता दें, आजमगढ़ को सपा का गढ़ माना जाता है। जब पूरे प्रदेश में बीजेपी की लहर चली, उस वक्त भी इस जिले को छू तक नहीं पाई है। विजय रथ को रोकने का काम किया गया था। 2017 के विधानसभा चुनाव में यहां सपा को 5 सीटें मिली, जबकि बसपा को 4, भाजपा को मात्र 1 फूलपुर सीट से संतोष करना पड़ा था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बांदा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें लखीमपुर कांड पर कहा कि यूपी सरकार और बीजेपी दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। तो वहीं अभिनेत्री कंगना रनौत के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा, उन्हें इस तरह के बयानों के लिए पहले ही पुरस्कार और Z+ सिक्योरिटी दे दी गई है। हम लोग राष्ट्रवाद की सोच रखते हैं, जबकि हिंदू और हिंदुत्व वीर सावरकर की सोच थी। अपने RSS की तुलना नक्सली से करने वाले बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, ये लोग लोकल स्तर के बंधुआ मजदूर हैं। उत्तर प्रदेश में खोई सियासी जमीन को फिर से तलाशने के लिए, उसको पुख्ता करने के लिए, मजबूत करने के लिए प्रियंका गांधी जी जान से जुटी हुई हैं। और एक कहावत है, लहरों से डर करके नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो लहरों पर सवार नाव पर मौजूद मंच से आज प्रियंका गांधी संबोधित कर रही थी। तुलसी की जन्मस्थली राजापुर में मौजूद थी। स्वागत अभिनंदन हुआ, कामतानाथ के दर्शन हुए, राजाधिराज स्वामी मत गजेंद्रानंद के दरबार में पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना भी करी है। इसके साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू उनके साथ में मौजूद थे, विधायक नीलांशु चतुर्वेदी भी मौजूद थे। गले में गुलाब की माला, लहरों पर सवार नाव पर मंच, कामतानाथ के दर्शन और वहां से हुंकार सरकार को चेतावनी के साथ कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं।
इसकी परिभाषा कोई और मेरे लिए कर नहीं सकता। ये मेरी आस्था है, वो उनकी निजी सोच होगी, वो अपनी जगह है, मेरी आस्था है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब कुछ महीने ही बाकी हैं। इससे पहले कई राजनीतिक दलों में उठापटक और दल बदलने का सिलसिला भी जारी है। इस क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी में सपा और बसपा के कई बड़े नेता शामिल हुए। इनमें दूसरे दलों के कई एमएलसी और पूर्व एमएलसी भी हैं जो भाजपा का दामन थामते नजर आए। भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में यूपी चुनाव से पहले बड़ी सेंध लगा दी है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। के समय आराम कर रहे थे, थोड़ा कोरोना के समय निकल लेते। देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में आप काम करते हैं तो दल के ऊपर सोचना चाहिए। पार्टी के लिए काम के लिए बुरा नहीं है, लेकिन कोरोना के महामारी में जिस समय मजदूर प्रवासी सड़कों पर निकले थे और पैदल निकल रहे थे, उस समय आप निकल लिए होते। भारतीय जनता पार्टी के गरीब से गरीब कार्यकर्ता अपने खेत से खीरा, ककड़ी और घर से लैया चना लेकर उस मजदूर को एक्सप्रेस हाईवे, नेशनल हाईवे पर जाता था बांटने के लिए। आप भी निकलते, आपके भी कार्यकर्ता निकलते। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला और कहा, उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ की ठोको नीति चल रही है और पुलिस कस्टडी में अब तक मौत 1378 हो चुकी हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो इन सभी मौतों की सीबीआई जांच करवाई जाएगी और गुनाहगार को जेल भेज दिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि आजकल भाजपाइयों के जनसभा में भीड़ नहीं हो रही है तो प्रशासन अब भीड़ जुटाने में जुटा है। 3 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में 1318 लोगों की मौत, हत्या, थाने के अंदर, जेलों के अंदर, हिरासत के अंदर आदित्यनाथ जी के राज में कर दी गई। कोई जवाबदेही सरकार की नहीं है, किसी भी प्रकार की जवाबदेही सरकार की नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं कि इसमें नाम आप पढ़िएगा, जो सरकार हिंदू मुसलमान करती है, नामों को आप पढ़िएगा। इसमें ज्यादातर पिछड़े समाज के लोगों को पकड़ पकड़ के थाने में पीट पीट के मारा गया है। दलित समाज, पिछड़े समाज के लोगों को पीट पीट के उनकी हत्या की गई। हिंदू मुसलमान का खेल करते हैं। ये जितने नाम पढ़े मैंने, कितने इसमें हिंदू है, कितने मुसलमान है? आदित्यनाथ जी जवाब दीजिए इसका। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों के मसले को लेकर एक बार फिर से 18 नवंबर को सुबह 10 बजे से बैठक आयोजित होगी। बैठक में शामिल होने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लखनऊ पहुंच चुके हैं। यूपी और उत्तराखंड दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच में परिसंपत्ति और राज्य के अन्य मसलों पर चर्चा होनी तय है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में हरिद्वार में अकेले 5,500 हेक्टेयर जमीन पर फैसला होना तय हुआ है और इस जमीन पर अभी भी यूपी का कब्जा है। इससे भी मेरी एक शिष्टाचार भेंट है, विषयों पर बात होगी। और इसके साथ साथ वहाँ पर पर्वतीय महापरिषद का कार्यक्रम है, उसमें मैं जाऊँगा, क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय में मैं छात्र रहा हूँ। तो वहाँ के पुराने छात्रों के द्वारा, साथियों के द्वारा कुछ वहाँ पर आपस में मिलने के भी कार्यक्रम है, उसमें रहूँगा। बाकी जो सामान्य है, 1-2 दिन का जो भी कार्यक्रम है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में संसद और राज्यों के विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों के 3 दिवसीय शताब्दी सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 82वें पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की है। सम्मेलन में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी शिरकत करी। तो वहीं उद्घाटन अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि हमें देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। कोरोना की लड़ाई में सभी राज्यों ने एकजुटता के साथ काम किया, जो कि ऐतिहासिक है। अधिकारियों का सम्मेलन जो शताब्दी वर्ष समारोह रूप में शिमला में मनाया जा रहा है, मैं उसका साक्षी बन रहा हूँ। मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है, क्योंकि 1921 में पहली बार शिमला में ही आयोजित हुआ था और आज 2021 में इसका हम शताब्दी वर्ष के रूप में हम यहाँ सारे पूरे देश भर के पीठासीन अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। और सौभाग्य की बात यह है कि इसमें माननीय ओम बिरला साहब, सभापति हमारे राज्यसभा के हरिवंश जी के अतिरिक्त आज जो सौभाग्य हमें मिला है वो माननीय देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मिला है। देहरादून में छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग को लेकर पिछले 1 पखवाड़े से डीएवी में आंदोलन कर रहे छात्र आज उग्र हो गए।
एमए प्रथम वर्ष का एक छात्र मनमोहन सिंह रावत कॉलेज के पास स्थित टावर पर चढ़ गया, जिसके बाद से ही कॉलेज में भारी हंगामा शुरू हुआ। आपको बता दें कि लंबे समय से छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे छात्रों का आंदोलन बदस्तूर जारी है। इसको लेकर तमाम छात्र संगठन एकजुट हो गए हैं। इससे पहले उन्होंने डीएवी कॉलेज भी बंद करा दिया था। इसके बाद छात्रों ने प्राचार्य के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया। उन्होंने सरकार से जल्द चुनाव कराने या फिर छात्र संघ चुनाव के लिए आयु में 2 साल की छूट देने की मांग की है। और मैं डीवी महाविद्यालय से 6 साल से लगातार छात्र संघ अध्यक्ष के चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। क्या मामला है, आज टावर पे भी चढ़े हैं सामने और आप विरोध कर रहे हैं? देखिए, मामला आप देखेंगे तो 10-15 दिन से लगातार हम डीवी महाविद्यालय में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले हमने गांधी पार्क में भी धरना प्रदर्शन करा है। आज मजबूर होकर हम लोगों को सड़क जाम करनी पड़ी, और जब सरकार से कोई भी हमारा प्रतिनिधि कोई हमारी सुध बुध लेने नहीं आ रहा है, तो मजबूरन हमारे 2 साथी वहाँ पर टावर पर चढ़े हैं, और वो टावर से तब तक नहीं उतरेंगे जब तक कोई भी सरकार का प्रतिनिधि हमें स्पष्टीकरण नहीं देता छात्र संघ चुनाव को लेकर। खबर देहरादून से है, जहां पर प्रदेश भर के सभी महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव न होने को लेकर राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल के नेतृत्व में मौन व्रत रखा गया। मौन व्रत में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौजूद रहे। हरीश रावत ने कहा कि आज छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का सरकार हनन कर रही है। प्रदेश में अब तक पिछले 2 सालों से महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं। वो सरकार से मांग करते हैं कि जल्द ही सभी विद्यालयों में छात्र संघ चुनाव किए जाएं। चुनाव नहीं करवाए। अब जब सब चीजें खोल दी गई हैं, तो केवल छात्र संघों के चुनाव पर प्रतिबंध लगाना, प्रतिबंध को जारी रखना कहीं से भी उचित नहीं है। भाजपा ऐसा लगता है कि युवाओं की इस जनतांत्रिक पद्धति को, प्रणाली को समाप्त करना चाहती है। वो छात्र संघों से चुनाव को समाप्त करना चाहती है, और बहाना जो है कोरोना का लिया जा रहा है। जब सारी चीजें खोल दी हैं आपने, तो फिर छात्र संघों का चुनाव कराने में आपको। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। जनता टीवी की ये कामना है कि आपका आने वाला कल आपसे बहुत बेहतरीन हो। नमस्कार।